ये कहानी एक राजा की है जिसका नाम था वलाद। वो अपनी बीवी एलिजाबेथ से बहुत प्यार करता था, इतना कि वो इसके बिना एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। एक दिन उसके राज रोमानिया पे हमला हुआ और मजबूरी में वलाद को भी युद्ध करने जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले वलाद ने पादरी को एक बात समझाई कि प्रेयर करो कि मेरी बीवी को कुछ ना हो, और अगर मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई तो मैं भी जिंदा नहीं रहूं, मैं भी मर जाऊं, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद वलाद युद्ध करने के लिए चला गया। वलाद ने दुश्मनों को तो हरा दिया, लेकिन दुश्मनों की एक टुकड़ी ने उसकी बीवी के ऊपर हमला कर दिया। जब वलाद को इस बारे में पता चला तो वो अपनी बीवी को बचाने के लिए गया, लेकिन वो अपनी बीवी को बचा नहीं पाया। उसकी बीवी मर गई, लेकिन वलाद अभी भी जिंदा था। वो गुस्से में पादरी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने प्रेयर की थी? पादरी कहता है, हाँ मैंने प्रेयर की थी। मुझे अफसोस है कि आपकी बीवी इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन घबराइए मत, आपकी बीवी का जन्म दोबारा होगा, वो इस दुनिया में दोबारा आएगी। पादरी वलाद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वलाद को कुछ नहीं सुनना। उसका भरोसा ऊपर वाले से उठ चुका है। वो पादरी को मार देता है और अब वो ऊपर वाले पे यकीन करना छोड़ चुका है। और यही वो पल था जब वलाद को एक श्राप मिलता है, अमर रहने का श्राप, लेकिन इंसान की तरह नहीं, एक पिशाच की तरह, एक वैम्पायर की तरह। और यहीं पर बनता है इस दुनिया का सबसे पहला वैम्पायर, जो कि कहलाता है काउंट ड्रैकुला। 400 साल बीत जाते हैं और ड्रैकुला आज भी अपनी बीवी का इंतजार कर रहा है, लेकिन ये दुनिया इस बात से अनजान है। कहानी हमें एक हॉस्पिटल में लेके जाती है, जहाँ के डॉक्टर डोमोंड काफी परेशान है। वो एक पादरी का इंतजार करे। वो उस पादरी से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस लड़की के साथ हुआ क्या है। इसकी शादी इंग्लैंड के क्वीन के बेटे हेनरी के साथ हो रही थी, लेकिन शादी के ऐन मौके पे ये चिल्लाने लगी, सबको मारने लगी। किसी को समझ में नहीं आ रहा है किसके साथ हुआ क्या है, लेकिन पादरी जानता था कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है। वो उस लड़की से मिलता है, वो लड़की हंस रही है, और फिर पादरी सबको ये दिखाता है कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि एक वैम्पायर है और इसका नाम है मारिया। लेकिन वो यहाँ पर इंग्लैंड में कर क्या रही है? पादरी और उसका चर्च कई सालों से ऐसी वैम्पायर को ढूंढ के मार रहा था। वो लोग जानते थे कि इन वैम्पायर को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ड्रैकुला को मार दो और सारे वैम्पायर खत्म हो जाएंगे। पादरी उस लड़की जिसका नाम मारिया था उससे पूछता है कि तुम्हारा लीडर ड्रैकुला कहाँ है, लेकिन मारिया कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। मारिया हंसती है और वो कहती है कि अब ड्रैकुला यहाँ पर कभी भी आ सकता है। वो जिसे 400 साल से ढूंढ रहा था वो यहाँ पर है, इंग्लैंड में। पादरी को समझ में नहीं आता कि मारिया क्या कह रही। वो हेनरी के पास जाता है। हेनरी को कुछ नहीं पता कि मारिया के साथ हुआ क्या है। पादरी और डॉक्टर उस कमरे की तलाशी लेते हैं जहाँ पर मारिया रहती थी, और वहाँ पर उन्हें वलाद की फोटो मिलती है, लेकिन है कहाँ वलाद उर्फ ड्रैकुला। कहानी का अगला सीन हमें फिर से रोमानिया के एक जंगल की तरफ लेके जाता है, जहाँ पर इंग्लैंड का एक लॉयर जिसका नाम जॉन था वो आया है। वो जंगल के बीचों बीच एक महल की तरफ जा रहा है, और गेस कीजिए ये महल किसका है? ये महल और किसी का नहीं बल्कि काउंट ड्रैकुला का है। जोनाथन उस महल में पहुंच जाता है और ड्रैकुला और उसके सेवकों को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई इंसान आया है। फाइनली ड्रैकुला उससे मिलने के लिए आता है। वो जॉन से पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रहा है। तब जॉन उसे बताता है कि इंग्लैंड में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, और उस लड़की ने उसे ये बताया कि ये महल बहुत कीमती है और आप इस महल को बेचना चाहते हैं। अब तो ड्रैकुला को भी समझ में नहीं आ रहा था कि जॉन को यहाँ पर किसने भेजा है, लेकिन खैर जॉन तो उसका शिकार है और ड्रैकुला को अपने शिकार के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। वो जॉन को समझाता है कि तुम इस महल में रह सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए अपने कमरे से बाहर मत निकलना। जॉन ड्रैकुला की बात मान जाता है, लेकिन रात में अचानक जॉन को कुछ आवाजें आ रही और उससे रहा नहीं जाता। वो ड्रैकुला के मना करने के बाद भी अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आ रही। वो बेसमेंट की तरफ जाता है तो वहां पर एक कोफिन यानी कि ताबूत रखा हुआ है। वो ताबूत को खोलता है तो उस ताबूत के अंदर ड्रैकुला है, और ड्रैकुला हंसता है और कहता है, मैंने मना किया था ना, बाहर मत निकलना। और इससे पहले जॉन कुछ समझ पाता, ड्रैकुला के छोटे शैतान जॉन को कब्जे में कर लेते हैं। अब ड्रैकुला जॉन को कभी भी मार सकता है। वो जॉन से पूछता है कि मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरा करूंगा। तब जॉन ड्रैकुला को कहता है कि मुझे जानना है कि तुम्हारी कहानी क्या है, तुम कौन हो। जॉन ने ये सब सिर्फ इसलिए कहा था ताकि उसे वक्त मिल जाए और वो यहाँ से भागने का रास्ता बना सके। अब जॉन की ये आखिरी विश थी, तो ड्रैकुला इसे जरूर पूरा करेगा। ड्रैकुला जॉन को सारी कहानी सुनाता है कि कैसे युद्ध हुआ, कैसे उसकी बीवी मारी गई और कैसे उसे एक श्राप मिला और वो एक वैम्पायर बन गया, इस दुनिया का पहला वैम्पायर, वैम्पायर्स का राजा। यहाँ तक कहानी तो सब जानते, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ड्रैकुला को पादरी की बातों पे यकीन था
कि उसकी बीवी एक बार फिर से जन्म लेगी। वो सारी दुनिया में अपनी बीवी को ढूंढने लगा। वो हर कोने में गया, हर देश में, यहाँ तक कि इंडिया में भी। और इंडिया में आने के बाद ड्रैकुला ने एक खास तरीके का परफ्यूम बनाया और उस परफ्यूम को इस्तेमाल करने के बाद सब कोई ड्रैकुला के पास खींचे चले आते। उस परफ्यूम का इस्तेमाल ड्रैकुला हर वक्त करता, लोगों को अपने पास बुलाने के लिए, उनका खून पीने के लिए। धीरे धीरे वो अपना शिकार करता गया और अपनी बीवी को ढूंढता गया, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में उसकी बीवी नहीं मिली। ड्रैकुला ये समझ चुका था कि वो अकेले ये काम नहीं कर पाएगा, उसे जरूरत है अपने गुलामों की। और तब ड्रैकुला ने वैम्पायर बनाना शुरू किया। पहले तो वो लोगों का खून पी के उन्हें मार देता था, लेकिन अब ड्रैकुला ने वैम्पायर्स की आर्मी बनानी शुरू की और सारे वैम्पायर्स को इस दुनिया में फैला दिया। और सबका सिर्फ एक काम था, एलिजाबेथ को ढूंढना। अपने वैम्पायर्स को इस दुनिया में फैला के ड्रैकुला फिर से अपने घर रोमेनिया आया, अपनी एलिजाबेथ के पास। और आज तक वो अपनी बीवी का इंतजार कर रहा है। ड्रैकुला की ये कहानी सुन के जॉन को ऐसा लगता है कि ड्रैकुला जानता है कि प्यार किसे कहते हैं। जॉन ड्रैकुला को ये बताता है कि उसकी मंगनी मीना नाम की एक लड़की से हो चुकी है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और अगर जॉन को कुछ हो गया तो मीना भी जिंदा नहीं रह पाएगी। जॉन ड्रैकुला से भीख मांगता है कि प्लीज प्यार के लिए उसे छोड़ दे। ड्रैकुला पूछता है तुम्हारी बीवी कैसी दिखती है, और तब जॉन उसे कहता है कि मेरे गले में एक लॉकेट है, उसमें मेरी बीवी की तस्वीर है। ड्रैकुला उस लॉकेट को निकालता है और उसकी मंगेतर की तस्वीर को देखता है। मीना की तस्वीर को देख के ड्रैकुला की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मीना और कोई नहीं बल्कि एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ दोबारा पैदा हो चुकी थी और अब इस दुनिया में उसका नाम था मीना। ड्रैकुला जॉन से पूछता है तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। वो बताता है मेरी मुलाकात किंग हेनरी की होने वाली बीवी मारिया से हुई और मैंने मारिया को अपनी मंगेतर मीना से मिलवाया और तब मारिया ने मुझे इस महल के बारे में बताया। ड्रैकुला समझ जाता है कि उसकी गुलाम वैम्पायर मारिया ने उसकी मंगेतर को ढूंढ लिया था और इसलिए उसने जॉन को ड्रैकुला के पास भेजा ताकि ड्रैकुला जान सके कि उसकी एलिजाबेथ कहाँ है। जॉन ने ड्रैकुला को एलिजाबेथ का पता बताया था, तो इसलिए ड्रैकुला जॉन को बख्श देता है। वो अपने शैतानों को कहता है कि इसे कैद कर दो और अब ड्रैकुला अपनी एलिजाबेथ यानी कि मीना के पास जा रहा है। पूरी दुनिया इंग्लैंड इस बात से अनजान थी कि ड्रैकुला वहां आने वाला है, लेकिन पादरी अभी भी ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ड्रैकुला चाहता क्या है। वो हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ बात कर रहा है और तभी वहां पर एक लड़की आती है मारिया से मिलने के लिए, और वो और कोई नहीं बल्कि मीना है। मारिया और मीना काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, या मैं यूं कहूं कि मारिया ने मीना को अपने करीब रखा था। पादरी को समझ में नहीं आता कि एक वैम्पायर एक लड़की को अपना दोस्त क्यों बना रही थी। अगर वो चाहती तो इसे मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया। वो मीना से पूछता है कि आखिरकार तुम और मारिया कैसे मिले। मीना उन्हें बताती है कि हम लोग किंग हेनरी के एंगेजमेंट में मिले। मारिया ने मुझे पहली बार देखा और तब से मैं और मारिया दोस्त बन गए। मारिया हमेशा मेरे साथ रहती, मेरा ख्याल रखती, मुझे एक बहन से बढ़कर प्यार करती। पादरी को समझ में नहीं आ रहा कि एक वैम्पायर ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन हमें तो पता है ना कि मारिया ऐसा क्यों कर रही थी। और फिर मीना पादरी को बताती है कि अचानक जिस दिन मारिया और हेनरी की शादी थी उस दिन उनकी शादी में एक पादरी आया और तब मारिया चिल्लाने लगी। सबको ये लगा कि मारिया बीमार है और अब काफी दिनों से मारिया इस हॉस्पिटल में है। मैं जानना चाहती हूँ कि मारिया कैसी है। मीना की कहानी सुन के पादरी को शक हो रहा है कि कहीं ये वही तो नहीं जिसे ढूंढते हुए ड्रैकुला यहाँ पर आ रहा है, कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में मारिया ने कहा था। अब पादरी को मीना के ऊपर शक हो चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ड्रैकुला इंग्लैंड में पहुंच चुका था। ड्रैकुला सबसे पहले एक चर्च में जाता है जहाँ पर कई सारी नन्स रहती थी। वो वहाँ पर भेष बदल के जाता है और वो एक नन से मदद मांगता है। मैं बहुत भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मुझे अंदर आने दीजिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ड्रैकुला उसे इजाजत मांगता है और नन उसे अंदर आने की इजाजत दे देती है और फिर ड्रैकुला अपने असली रूप में आता है। उसका बस एक ही मकसद था, सारी नन्स को मारना, उनका खून पीना, ताकि वो फिर से जवान हो सके। नन्स उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी ड्रैकुला के सामने टिक नहीं पाता। ड्रैकुला सबको मार देता है और उसके बाद ड्रैकुला अपने वफादार मारिया के पास जाता है। वो उस हॉस्पिटल में भी सबको मारता है और अपनी वफादार को छुड़ा लेता है। और अब वो मारिया को एक काम सौंपता है, जहां पर एक तरफ ड्रैकुला धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ महल में जॉन ये समझ चुका था कि अगर वो यहाँ पर रहा तो आज नहीं तो कल वो मर जाएगा,
किसी तरीके से जॉन अपने हाथों को खोलता है और वहां से भागता है। अब जॉन का सिर्फ एक ही मकसद है, इंग्लैंड पहुंचना, हेनरी से मिलना और उसे बताना कि इंग्लैंड में ड्रैकुला आ चुका है और वो उसकी मंगेतर मीना के पीछे है। कहानी हमें एक बार फिर से मीना के पास लेके जाती है। आज मीना से मिलने के लिए मारिया आई है। मारिया को देख के मीना भी हैरान है। तब मारिया उसे समझाती है कि वो ठीक हो चुकी है, तो इसलिए डॉक्टर्स ने उसे छोड़ दिया है। ये सुन के मीना बहुत खुश होती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अब आजाद है। मारिया मीना को समझाती है कि चलो ना हम दोनों घूमते हैं, मुझे एक पार्टी के बारे में पता है, वहाँ हम दोनों जाते हैं, मैं बोर हो चुकी हूँ, हम दोनों मजा करेंगे। मीना मान जाती है। मारिया उसे एक पार्टी में लेके जाती है जहाँ पर काउंट ड्रैकुला मीना का इंतजार कर रहा है। 400 सालों के बाद फाइनली वो अपनी बीवी एलिजाबेथ को देखता है। एलिजाबेथ भी ड्रैकुला से मिलती है लेकिन उसे कुछ याद नहीं है। धीरे धीरे ड्रैकुला और मीना एक दूसरे के करीब आते जा रहे और मारिया इस बात का ख्याल रख रही है कि वो दोनों अकेले रहे। ड्रैकुला मीना को याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो कौन है, वो क्या है, और धीरे धीरे करके मीना की याददाश्त लौटती जा रही, लेकिन उसे याद है कि उसकी शादी जॉन से होने वाली है। अब रात काफी हो चुकी है। ड्रैकुला मीना को उसके घर छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही मीना अपने कमरे में घुसती है तो वहां पर उसका इंतजार डॉक्टर, पादरी और जॉन कर रहे हैं। वो लोग मीना को सब कुछ बता देते हैं कि ड्रैकुला कौन है, वो क्या चाहता है। पादरी मीना को समझाता है कि ड्रैकुला ने तुम पे अपने परफ्यूम का जादू किया है, इसलिए तुम ड्रैकुला के करीब जा रही हो। और अब जॉन, हेनरी और पादरी मिलके ड्रैकुला को मारना चाहते हैं। ये सब सुन के मीना को यकीन नहीं हो रहा है कि वो ड्रैकुला के पास कैसे चली गई, लेकिन एक बार फिर से उससे मिलने के लिए ड्रैकुला आता है। मीना चिल्लाती है कि तुम धोखेबाज हो, तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन ड्रैकुला उसे अपने प्यार का एहसास दिलाता है, उसे याद दिलाता है कि वो कौन थी और ड्रैकुला कौन है। मीना को सब कुछ याद आ जाता है और अब एलिजाबेथ को अपनी वलाद के साथ अपने महल जाना है। ड्रैकुला एलिजाबेथ को लेके वहां से चला जाता है। पादरी और जॉन को भी ये पता चल जाता है और अब उनके पास सिर्फ एक ही चारा था, ड्रैकुला के महल पे हमला करने का। वो मदद मांगने के लिए हेनरी के पास जाते हैं। हेनरी जिसके पास पहले से मारिया पहुंच चुकी थी उसे मारने के लिए, लेकिन इससे पहले मारिया हेनरी को मार पाती। पादरी मारिया को मार देता है। ये सब देख के हेनरी भी तैयार हो जाता है कि आज वो अपनी सेना के साथ ड्रैकुला के महल पे हमला करेंगे। एक तरफ जहां पर एक पूरी सेना ड्रैकुला की तरफ बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ वलाद और एलिजाबेथ बहुत खुश थे। फाइनली वो लोग अपने महल पहुंच चुके थे। 400 साल के बाद फाइनली वो दोनों एक हो चुके थे। मीना यानी कि एलिजाबेथ ड्रैकुला से कहती है कि वो उसके साथ जिंदा रहना चाहती है, हमेशा हमेशा के लिए। तो ड्रैकुला भी उसे एक वैम्पायर बना दे। ड्रैकुला अपनी बीवी की बात मान लेता है, वो एलिजाबेथ को एक वैम्पायर बना देता है। अब वो दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, लेकिन उन दोनों की खुशी ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाती। हेनरी अपनी सेना के साथ वहां पर आ चुका है। पादरी को पता था कि वैम्पायर की कमजोरी धूप होती है, तो हेनरी की तोपें वलाद के घर को तोड़ रही थी ताकि धूप की रोशनी उसे और सारे वैम्पायर्स को मार दे। मीना नई नई वैम्पायर बनी थी तो वो धूप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब वलाद यानी कि ड्रैकुला अपनी बीवी को कुछ नहीं होने देगा। वो अपनी बीवी को एक कमरे में बंद करता है और अब वो बाहर सारे दुश्मनों को मारने के लिए जा रहा है। उसका सामना एक आर्मी से होता है, लेकिन ड्रैकुला को अब किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं थी। वो बारी बारी करके सबको मारता जाता है, जो भी उसके रास्ते में आ रहा है ड्रैकुला सबको मार रहा है। और फाइनली ड्रैकुला और उस पादरी का सामना होता है। ड्रैकुला अब उस पादरी को मारने वाला है, लेकिन वो पादरी हंसता है और ड्रैकुला को समझाता है कि तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो ना, तो उसे ऐसी जिंदगी दे रहे हो जो कि मौत से बदतर है, उसे एक जानवर बना रहे हो, उसे एक शैतान बना रहे हो। अगर तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो ना तो खुद को मार दो। अगर तुम मर गए तो तुम्हारी बीवी भी ठीक हो जाएगी, वो फिर से एक इंसान बन जाएगी, इंसानों की तरह जिएगी और उन्हीं की तरह मर जाएगी। ड्रैकुला भी जानता था कि वैम्पायर की जिंदगी कितनी खराब है। वो एक वैम्पायर था, वैम्पायर्स का राजा, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। वो पादरी की बात मान जाता है। आखिरी बार वो अपनी बीवी के पास जाता है। एलिजाबेथ समझ चुकी थी कि ड्रैकुला क्या करने वाला है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब ड्रैकुला नहीं रुकेगा। वो पादरी से कहता है मार दो मुझे, और पादरी उसके सीने पे कील को ठोक देता है। अब ड्रैकुला मरने वाला है। एलिजाबेथ भी अब ठीक हो चुकी है, वो भी इंसान बन चुकी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ड्रैकुला इस दुनिया से चला जाता है। थोड़ी देर में वहां जॉन पहुंचता है, लेकिन अब जॉन को यकीन हो चुका है कि मीना सिर्फ और सिर्फ ड्रैकुला से प्यार करती है और किसी से नहीं। यहाँ पर होती ये कहानी खत्म। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये कहानी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।